हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम बिफोर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस में बिफोर शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग तीन तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला है एडवर्ब। बिफोर को जब हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह किया जाता है। उसके बाद है हम बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन की तरह भी करते हैं, और बिफोर का प्रयोग हम सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं, मतलब प्रीपोजिशन के रूप में और कंजंक्शन के रूप में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्ब के रूप में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिफोर का प्रयोग जब हम एडवर्ब की तरह करते हैं तो इसका प्रयोग हम एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह करते हैं। तो बिफोर का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह किया जाता है तो यह किसी ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो हमने वर्तमान से पहले, मतलब प्रेजेंट से पहले कभी किया हो, अर्थात एट एनी टाइम बिफोर नाउ। अर्थात वह कार्य कोई ऐसा कार्य होता है जो वर्तमान से पहले हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मेट हिम बिफोर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम ये टाइमलाइन लेते हैं, ठीक है, हमने टाइमलाइन ली, यहाँ हम पास्ट मार्क करते हैं, यहाँ हम प्रेजेंट मार्क करते हैं, और यहाँ हम फ्यूचर मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइमलाइन है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये स्पीकिंग टाइम होता है, मतलब किसी भी सेंटेंस का जो डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है। ये एक पॉइंट होता है। और प्रेजेंट से पहले ये पास्ट है, ये एक पीरियड होता है, और प्रेजेंट के बाद ये फ्यूचर है, ये भी एक पीरियड होता है। ठीक है, तो इस टाइमलाइन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट होता है सिर्फ ये पॉइंट होता है, और जो फ्यूचर होता है वो एक पीरियड होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट के आगे जो भी है ये फ्यूचर है, और प्रेजेंट से पहले ये जो भी है ये पास्ट है। तो पास्ट और फ्यूचर हमेशा पीरियड होते हैं, और प्रेजेंट हमेशा एक पॉइंट होता है। तो बिफोर का प्रयोग जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह करते हैं तो इसका प्रयोग उस एक्शन के लिए किया जाता है जो वर्तमान से पहले कभी भी हुआ हो। ठीक है, तो मतलब अगर हम कहते हैं आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ, तो बिफोर का मतलब कब हुआ, प्रेजेंट से पहले कभी भी हो सकता है वो। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, बिफोर से पहले मतलब वर्तमान से पहले कभी भी, एट एनी टाइम बिफोर नाउ। तो इस तरह से हम बिफोर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह करते हैं। ऐसे में जो बिफोर है ये वैन का रिप्लाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में वैन का रिप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वैन का रिप्लाई है, आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ, वैन बिफोर। अब बिफोर मीन्स एट एनी टाइम बिफोर नाउ, वर्तमान से पहले कभी भी हो सकता है वो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैं यह मूवी पहले देख चुका हूँ। अब कब देखी मैंने, मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान से पहले वो टाइम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बिफोर को एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह सेंटेंस में यूज करते हैं। उसके बाद है हम बिफोर का प्रयोग एट एनी टाइम बिफोर देन के अर्थ में भी यूज करते हैं। जैसे ही सैड दैट ही हैड मेट हिम बिफोर। अब यहाँ पे जो बिफोर है इसका मतलब है एट एनी टाइम बिफोर देन। अब देन मीन्स क्या, देन मीन्स पास्ट का कोई पॉइंट, पास्ट में टाइम का कोई पॉइंट। तो हम ये टाइमलाइन लेते हैं, इस टाइमलाइन के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, और ये हमारा फ्यूचर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं ही सैड दैट ही हैड मेट हिम बिफोर, अर्थात ही सैड मतलब उसने कहा। तो कहा कब होगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में कहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा, हम जो जो स्पीकर है वो कहाँ बोल रहा है, प्रेजेंट में। यहाँ पे बोल रहा है इस सेंटेंस को, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का डिफॉल्ट जो स्पीकिंग टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सेंटेंस बोला जा रहा है यहाँ पे, और सेंटेंस क्या कह रहा है, ही सैड, उसने कहा, मतलब ये कहा कब होगा, पास्ट में कहा होगा। आगे क्या कहा, दैट ही हैड मेट हिम बिफोर, कि वो उससे पहले ही मिल चुका है। तो कब से पहले मिल चुका है, इस पास्ट पॉइंट से पहले कभी मिल चुका है। ठीक है, अब पास्ट पॉइंट से पहले कब ये नहीं पता, एट एनी टाइम हो सकता है, मतलब कोई भी समय हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट एनी टाइम बिफोर देन। अब देन मीन्स क्या है, यहाँ पे देन मीन्स है ये पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। तो इस प्रकार जब हम बिफोर का प्रयोग एट एनी टाइम बिफोर देन के अर्थ में करते हैं तो इसका प्रयोग किसी ऐसे कार्य के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो अतीत के किसी भी बिंदु से पहले हुआ हो। उसके बाद है हम पास्ट की और टाइम को काउंट करने के लिए हम बिफोर का प्रयोग भी करते हैं और एगो का प्रयोग भी करते हैं।
तो देखिए बिफोर और एगो का प्रयोग हम कब करते हैं, कब बिफोर का प्रयोग करेंगे, कब एगो का प्रयोग करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि टाइम को जब हम बैकवर्ड काउंट करते हैं तो बैकवर्ड टाइम को काउंट करने के लिए हम एगो का प्रयोग भी करते हैं और बिफोर का प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कब बिफोर का प्रयोग करते हैं, कब एगो का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फिर से हम ये टाइमलाइन बनाते हैं यहाँ पर। इस टाइमलाइन के द्वारा थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पास्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा जो है फ्यूचर है। ठीक है, ये हमने टाइमलाइन बना ली। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं आई वॉच्ड दिस मूवी 2 years ago। तो देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम टाइम को प्रेजेंट से और पास्ट की ओर काउंट करेंगे, प्रेजेंट से और पास्ट की ओर काउंट करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे एगो। ठीक है, और एगो से पहले यहाँ पर हम ये पीरियड ऑफ टाइम भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे 2 years है तो ये टाइम का पीरियड है 2 years। तो ऐसे ही हम जो है एगो का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट से जब पास्ट की ओर टाइम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आई वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी थी 2 years ago। 2 years ago मतलब आज से 2 साल पहले। ठीक है, प्रेजेंट से जब स्पीकर बोल रहे हैं ना, उससे 2 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 2 साल पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए 2023 चल रही है, तो यहाँ पे स्पीकर का कहने का क्या मतलब है कि उसने 2023 मतलब प्रेजेंट से 2 साल पहले मूवी देखी थी। तो 2 साल पहले कितने हो गए, 2021। ठीक है, तो 2021 में उसने ये मूवी देखी थी। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट से जब बैकवर्ड पास्ट की तरफ टाइम को काउंट करते हैं तो हम एगो का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड टाइम को काउंट करें तो फिर हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फिर से हम ये टाइमलाइन बनाते हैं और ये हमने लिखा पास्ट, ये हमने लिखा प्रेजेंट और ये हमारा है फ्यूचर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम टाइम को प्रेजेंट से पास्ट की ओर काउंट कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, एगो। लेकिन जब हम पास्ट के किसी पॉइंट से, पास्ट के किसी पॉइंट से और बैकवर्ड टाइम को काउंट करेंगे, बैकवर्ड, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बिफोर यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन आई कॉल्ड हर लास्ट ईयर शी सैड दैट दे हैड शिफ्टेड टू मुंबई 6 years बिफोर। अब यहाँ पे देखिए बिफोर का यूज़ किया गया है और बिफोर से पहले वही पीरियड ऑफ टाइम है 6 years। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस से हम क्या समझे कि देखिए जो ये इस सेंटेंस का जो डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम है वो है प्रेजेंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका स्पीकिंग टाइम है। तो यहाँ पर एगो को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में क्या कर रहा है कि व्हेन आई कॉल्ड हर लास्ट ईयर, जब मैंने उसको लास्ट ईयर कॉल की थी। तो कॉल कब की होगी, यहाँ पे पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ईयर भी यूज हो रहा है, तो पास्ट में कहीं पॉइंट पे कॉल की होगी। तो उस समय उसने कहा था, मतलब इस समय उसने कहा था दैट दे हैड शिफ्टेड टू मुंबई 6 years बिफोर, कि वो मुंबई 6 साल पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। तो कब से 6 साल पहले, इस पॉइंट से 6 साल पहले। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट से बैकवर्ड जा रहे हैं 6 years। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिफोर का यूज़ इस तरह से किया है। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट हैड डाइड 3 hours बिफोर द डॉक्टर केम। जो पेशेंट है वो डॉक्टर के आने से 3 घंटे पहले जो है वो मर चुका था। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम ये टाइमलाइन बना लेते हैं इस एग्जाम्पल को और अच्छी तरह समझने के लिए। तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड 3 years बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर के आने से 3 घंटे पहले जो है रोगी मर चुका था। तो ये सेंटेंस कहाँ बोला जा रहा है, यहाँ प्रेजेंट में। तो डॉक्टर कब आया होगा, पास्ट के किसी पॉइंट पे आया होगा, और डॉक्टर के आने से 3 घंटे पहले मतलब यहाँ इस पॉइंट से 3 घंटे पहले जो है रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया गया, बिफोर से पहले देखिए ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर हस्बैंड आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड मेट हिम 2 hours बिफोर। तो यहाँ पे हम ये आवर्स हटा देते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर हम ईयर्स कर लेते हैं। ठीक है, ईयर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस पे क्या कह रहा है कि व्हेन शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर हस्बैंड, जब उसने मुझे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का डिफॉल्ट स्पीकिंग टाइम क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट में। तो यहाँ पर प्रेजेंट में इस सेंटेंस बोला जा रहा है। तो
यहाँ पर स्पीकर क्या कह रहा है कि व्हेन शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर हस्बैंड, जब उसने मुझे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है इंट्रोड्यूस कब करवाया होगा, पास्ट के किसी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा। तो इस समय जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया उस समय मुझे याद आया कि मैं उसके पति से, मतलब हिम मीन्स उसके हस्बैंड से 2 साल पहले मिल चुका हूँ। तो कब से 2 साल पहले, इस पॉइंट से 2 साल पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड टाइम को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बिफोर का यूज हुआ है और बिफोर से पहले ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम जो है टाइम को प्रेजेंट से और पास्ट की ओर काउंट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट से जब हम टाइम को पास्ट की ओर काउंट करते हैं, ये प्रेजेंट है, और यहाँ से अगर हम पास्ट की ओर टाइम को काउंट करेंगे तो हम एगो का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट से और बैकवर्ड, पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड टाइम को काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पीछे की तरफ, तो हम बिफोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन एगो और बिफोर दोनों से पहले एक फ्रेज यूज़ की जाती है जो कि टाइम बताती है हमें, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 ईयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 ईयर्स लिखा हुआ है, और लास्ट एग्जाम्पल में देखिए एगो से पहले भी यहाँ पे 2 ईयर्स इस तरह से लिखा हुआ था। उसके बाद है जब हम बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन की तरह करते हैं तो इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लोज होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज किसी कंजंक्शन से शुरू होती है, मेन क्लोज किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में ये द पेशेंट हैड डाइड जो है ये हमारी मेन क्लोज है। मेन क्लोज कह लीजिए, चाहे प्रिंसिपल क्लोज कह लीजिए, चाहे इंडिपेंडेंट क्लोज कह लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्लोज है ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज इस कंजंक्शन से शुरू है बिफोर से। ठीक है, तो बिफोर का प्रयोग जब हम जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं तो यह सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हमेशा किसको इंट्रोड्यूस करेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज को। इस तरह से जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग करते हैं तो उस सेंटेंस में 2 कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्य हो रहे हैं, तो पेशेंट हैड डाइड, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया डॉक्टर का आना। तो ऐसे सेंटेंस में जब 2 कार्य इस तरह से होते हैं तो बिफोर के बाद उस एक्शन को या उस कार्य को लिखा जाता है जो उन दोनों में बाद में हुआ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कार्य हुए हैं, एक तो पेशेंट का मरना, ठीक है, डाई होना, और एक डॉक्टर का आना। तो हम कह रहे हैं कि जो है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो 2 काम हुए हैं, एक तो पेशेंट का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। तो जो है कौन सा पहले हुआ, पेशेंट का मरना, ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। तो जो कार्य बाद में होता है उसको हम बिफोर के बाद रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिफोर के बाद उसी एक्शन को मेंशन किया गया है जो बाद में हुआ था। इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होनी चाहिए, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज, या आप कह सकते हैं मेन क्लोज। ठीक है, या हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं इसको। और ये जो क्लोज है बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो हमने अभी देखा था, हमें अभी पढ़ा था कि जो बिफोर है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले लिखते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर बिफोर का प्रयोग किया गया है तो ये उस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस कर रहा है बिफोर। और हमने ये भी देखा था कि बिफोर के बाद हम उस एक्शन को लिखते हैं जो बाद में हुआ हो। मतलब बिफोर जिस सेंटेंस में यूज होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बिफोर का यूज़ करेंगे तो उसमें 2 कार्य हुए होंगे। ठीक है, और उन दोनों कार्यों में जो बाद में हुआ है वो हम बिफोर के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर भी जो है 2 कार्य हुए हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन का जाना, और दूसरा क्या है, मेरा स्टेशन पे पहुँचना। तो 2 काम हुए हैं। तो पहले कौन सा हुआ,
ट्रेन का जाना, मतलब मैं तो स्टेशन पे पहुंचा, उससे पहले तो ट्रेन जा चुकी थी। तो ये हुआ है फर्स्ट नंबर पे, ये हुआ है उसके बाद। तो बिफोर के बाद हम उस एक्शन को लिखते हैं जो बाद में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद उसी एक्शन को लिखा गया है जो बाद में हुआ था। और एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लोज के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्लोज जो होती है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होती है। मान लीजिए कितना, देखिए बड़ा सेंटेंस है, अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन कितने हैं। कोई भी अगर इस तरह से बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे उतने ही क्लोजेज हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट है ये, एक हेड लेफ्ट, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, तो हमें एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गया। आगे चल के अगर हम देखें तो देखिए एक सब्जेक्ट ये रहा, इसकी वर्ब एक ये रही, तो एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमें ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं, तो इस सेंटेंस में दो क्लोजेज हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लोजेज को देख सकते हैं। वैसे क्लोज का एक अलग टॉपिक है और उसको जो है मैं जल्दी ही यहाँ पे इस चैनल पे आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इस तरह से जब भी हम बिफोर का प्रयोग किसी कंजंक्शन के रूप में करते हैं, तो इसका प्रयोग किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है अक्सर जिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो एक्शन बिफोर के बाद लिखा होता है वो बाद में होता है, और जो एक्शन बिफोर से पहले लिखा होता है वो पहले होता है। ठीक है, और यही हमने यहाँ पर इन सेंटेंसेस में हमने देखा था कि बिफोर के बाद जो एक्शन हुआ है यहाँ पे, तो ये बाद में ही हुआ है। ठीक है, और बिफोर से पहले जो एक्शन लिखा हुआ है ये पहले हुआ था। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो इस तरह से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम जो है बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो एक्शन बिफोर के बाद होता है वो बाद में होता है, और जो एक्शन बिफोर से पहले लिखा होता है वो पहले हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन जिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग हुआ हो और अगर उस वाक्य में दोनों ही एक्शंस अगर पास्ट इंडेफिनेट में लिखे हुए हों, तो जो एक्शन बिफोर के बाद होता है वो बाद में हुआ होता है, और जो एक्शन बिफोर से पहले लिखा होता है वो पहले हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन सेंटेंसेस में बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ हो कि बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पे आपको ये मानना है कि ये जो बिफोर के बाद जो एक्शन है यही बाद में हुआ होगा। ठीक है, ये बाद में हुआ है, ये पहले हो चुका था। आपको इस तरह से इसको इंटरप्रेट करके चलना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ही रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पे बिफोर के बाद जो एक्शन है, मतलब यहाँ पर तो क्या हुआ, जो ट्रेन मतलब ही जो है वो स्टेशन पर पहुंचा बाद में, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। लेकिन यहाँ पे देखिए बिफोर के बाद मैंने अब द ट्रेन लेफ्ट लिख दिया है, तो इसका मतलब बिफोर के बाद वाला एक्शन बाद में होगा, बिफोर से पहले वाला पहले। तो इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि वो स्टेशन पर पहुँचा पहले। ठीक है, यहाँ पर ये पहले स्टेशन पर पहुँचा और उसके बाद जो है ट्रेन गई। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो स्टेशन पर पहुँचा बाद में और जो ट्रेन है वो गई पहले। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा समझ करके चलना है। उसके बाद है बिफोर से पहले जब फ्यूचर टाइम होता है, तो बिफोर के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो बिफोर से पहले फ्यूचर टाइम का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे बिफोर है, बिफोर से पहले देखिए यहाँ पे फ्यूचर टाइम है। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम है तो आगे चल के यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, दोनों में कोई भी गलत नहीं है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बिफोर के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बिफोर से पहले जो है वो फ्यूचर टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू लीव, तो यहाँ पे देखिए बिफोर का प्रयोग हुआ है और बिफोर से पहले देखिए यहाँ पर फ्यूचर टाइम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू लीव, भाई जाने से पहले आपको अपना कार्य समाप्त करना होगा। मतलब अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, जिस समय स्पीकर बोल रहा है उस समय तो कार्य समाप्त नहीं हुआ है, काम तो बाद में अर्थात फ्यूचर में ही समाप्त होगा। तो स्पीकर कह रहा है कि आपको अपना कार्य जो होमवर्क है वो फिनिश करना होगा जाने से पहले, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। स्पीकर लिसनर से कह रहा है ये। तो यहाँ पर ये फ्यूचर टाइम है, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टाइम। तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम में बिफोर से पहले, तो बाद में देखिए बिफोर के बाद में जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ है। यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर भी बिफोर ही देखिए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू हैव लेफ्ट। उसके बाद है हम बिफोर का प्रयोग किसी ऐसे कार्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं जो होता ही नहीं है, क्योंकि कोई और कार्य उसको होने ही नहीं देता, अर्थात रोक देता है। जैसे देखिए, लेट अस डू अवर होमवर्क बिफोर द टीचर पनिशेस अस। चलो अध्यापक पनिश करने से पहले हम अपना गृह कार्य कर लें। तो यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद जो लिखा हुआ है वो हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर कह रहा है लेट अस डू अवर होमवर्क, मतलब ये कह रहा है कि चलो अपना गृह कार्य कर लें इससे पहले कि टीचर पनिश करे। तो मतलब ये गृह कार्य उन्होंने कर लिया और ये कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, वी हैड बेटर रन अवे बिफोर द पुलिस कैचेज अस। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं इससे पहले कि पुलिस पकड़ ले। इसका मतलब यहाँ पे ये सोचा जा रहा है बस, ठीक है, यहाँ पर ये सोचा जा रहा है, यहाँ पर ये सोचा जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में होते नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इस एक्शन को तो इसने रोक दिया, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, और यहाँ पर इससे पहले कि पुलिस पकड़ ले, मतलब पुलिस के पकड़ने से पहले ही वो भाग गई, तो यहाँ पर ये कार्य भी नहीं हुआ क्योंकि वो भाग गए, तो इस कार्य ने उनको उस कार्य को नहीं होने दिया। यहाँ पे देखिए, ही लेफ्ट बिफोर आई कुड आस्क फॉर हिज आइडेंटिटी। वो चला गया इससे पहले कि मैं उसकी आइडेंटिटी पूछता, मतलब ये आइडेंटिटी पूछना ये एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इससे पहले वो चला गया, तो वो चला गया इसलिए इस कार्य को रोक दिया इसने। तो इस तरह से बिफोर के बाद हम उस कार्य के बारे में भी जो है लिख देते हैं, उस कार्य को भी जो है मेंशन कर देते हैं जो नहीं होता है। उसके बाद है बिफोर का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही देख लिया था कि बिफोर का प्रयोग हम कंजंक्शन एडवर्ब के साथ साथ प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन। और ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है जब ये प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है। और होता क्या है कि जब इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो ये एक फ्रेज बनती है। तो ये एक फ्रेज बनेगी, और ये जो फ्रेज है ये क्या होती है? ये फ्रेज जो है या तो एडवर्ब फ्रेज बनती है, एडवर्ब फ्रेज, या ये बनती है एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद जब हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो ये जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन ये एक फ्रेज बनती है, और इस तरह से ये फ्रेज जो है किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे जब भी हम बिफोर के बाद जब भी हम कोई नाउन या प्रोनाउन जो है यूज करेंगे, नाउन या प्रोनाउन, तो क्योंकि बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा तो ये एक फ्रेज बनेगी, ठीक है। और ये फ्रेज जो है मोस्टली दो तरह से काम करती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ये या तो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करेगी या एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगी। ये जो फ्रेज बनेगी फ्रेज काम करेगी एडवर्ब का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, डू योर होमवर्क बिफोर लिविंग द ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए बिफोर है, बिफोर के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जब हम वर्ब यूज करते हैं तो उस वर्ब के बाद हम आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बिफोर है ना ये एक प्रीपोजिशन है, और ये लिविंग जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है बिफोर लिविंग, ठीक है, तो ये क्योंकि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर ये जो है जीरेंड है, और जीरेंड के बाद ये इसका जीरेंड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो ये जो फ्रेज बनी यहाँ पर, ये फ्रेज एक कैसी फ्रेज है? आप देखिए, डू योर होमवर्क, आप अपना गृह कार्य करें, कब करें? बिफोर लिविंग द ऑफिस, ऑफिस छोड़ने से पहले, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, यू मस्ट रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग इट। तो यहाँ पे देखिए बिफोर के बाद वर्ब है साइन, तो क्योंकि प्रीपोजिशन है बिफोर तो इसके बाद इस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे जो है एक एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ही होती हैं जो एडवर्ब का काम करती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं, तो ये एडवर्ब का काम करती हैं। तो यू मस्ट रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग इट, भाई अपना जो है इस डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। तो कब पढ़ लें? इसको साइन करने से पहले। तो ये वैन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पर भी ये वैन का रिप्लाई था, तो ये दोनों जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिफोर से बनी फ्रेजेस हैं तो ये प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं और ये एडवर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, कॉल मी बैक बिफोर 5 PM। तो यहाँ पे देखिए बिफोर और इसके बाद ये टाइम लिखा हुआ है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक फ्रेज बनी, तो कॉल मी बैक, मुझे कॉल करना वापस
कब करना, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखिए, आई विल रिटर्न योर मनी बिफोर संडे, मैं संडे से पहले आपका पैसा लौटा दूंगा, तो कब लौटा दूंगा, बिफोर संडे, तो ये भी व्हेन का रिप्लाई है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, क्योंकि टाइम के बारे में बता रहा है। ये देखिए, आई विल बी देयर बिफोर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो यहाँ पे भी ये भी व्हेन का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखिए, आई रीच्ड द स्कूल बिफोर माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड से पहले जो है स्कूल पहुँच गया, तो कब पहुँच गया, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखिए, टर्न लेफ्ट बिफोर द बैंक, भाई जो है बैंक से पहले जो है टर्न हो जाना, तो यहाँ पे बिफोर द बैंक मीन्स बिफोर यू रीच द बैंक, तो यहाँ पे भी वैन का या वाइन का रिप्लाई है ये भी, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेकिन इसको देखिए, द क्रिमिनल वाज टेकन बिफोर द जज, जो क्रिमिनल है वो जज के सामने ले जाया गया, तो यहाँ पर देखिए बिफोर द जज, ये जो है ना ये वेयर का रिप्लाई है। ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो क्रिमिनल को ले जाया गया, कहाँ पे ले जाया गया, बिफोर द जज, जज के सामने। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी समझना है कि बिफोर का प्रयोग इस तरह से वेयर का रिप्लाई करने के लिए किसी फ्रेज़ में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस में जो है बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम बिफोर का प्रयोग जब भी किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, एडवर्ब के रूप में कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन के रूप में कैसे इसका प्रयोग करेंगे, और जो है प्रीपोजिशन के रूप में हम बिफोर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।